नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम में नेताजी। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। आज न्यूज रूम में हमारे साथ जो शख्स हैं, उन्होंने वकालत की पढ़ाई की, पेशे से वकील भी रहे, लेकिन उन्होंने राजनीति में आने का फैसला लिया। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत बसपा के साथ की, लेकिन 2017 में वो बीजेपी में शामिल हो गए। जमीनी स्तर पर लोगों के बीच रहकर काम किया, और अगर बात की जाए पिछड़ा वर्ग की, तो उनके बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई। 2021 में बीजेपी ने इन्हें ओबीसी मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और 2022 में उत्तर प्रदेश में जब योगी सरकार 2.0 आई तो इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिला। हमारे साथ आज न्यूज रूम में जो शख्स हैं, उन्होंने न केवल राजनीति को चुना, बल्कि पूरी शिद्दत के साथ लोगों से जुड़कर काम भी किया। हमारे साथ आज न्यूज रूम में हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप जी। नमस्कार सर। नमस्ते। स्वागत है आपका न्यूज रूम में। धन्यवाद। सर, आपने वकालत की पढ़ाई की, उसके बाद पेशे से वकील भी रहे, बावजूद इसके राजनीति में आने का फैसला कैसे लिया? एक दौर था 1980 के दशक में, जब सामाजिक न्याय की बात देश के अंदर बड़ी तेजी के साथ उभरी थी। चूँकि हमारा संबंध एक ग्रामीण आंचल से रहा है। बेसिकली मेरा गांव सरावनी है, जो वर्तमान में हापुड़ जनपद के अंतर्गत आता है। तो उस ज़माने में बहुत सारे समूह समाज ऐसे होते थे जिनको सत्ता में, शासन में, शिक्षा में व्यापक हिस्सेदारी नहीं मिली थी, व्यापक हक नहीं मिला था। एक बड़ा समूह होता था जो वंचित था देश की व्यवस्थाओं से, देश की सुख सुविधाओं से। तो उस दौर में मानवर साहब श्री काशीराम जी ने DS4 बामसेप और बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से एक सामाजिक न्याय की यात्रा को शुरू किया था। मुझे 1984 से उस यात्रा के साथ जुड़ने का मौका मिला, और मैंने महसूस किया कि हमें देश में ऐसे लोगों के लिए जो वंचित हैं, शोषित हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, कमज़ोर हैं, किसान हैं, जिन्होंने भारत की आज़ादी के उपरांत अपेक्षित विकास को नहीं देखा, अपेक्षित समाज को नहीं देखा, अपेक्षित हकों को नहीं देखा, हमें ऐसे लोगों के लिए काम करना चाहिए। तो सामाजिक न्याय की अवधारणा के साथ जुड़कर हमने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। और ये अवसर उस समय है जिस समय हम गाजियाबाद में LLB के स्टूडेंट होते थे। तो लॉ की पढ़ाई करते करते भारत की राजनीति में कदम रखना, सामाजिक न्याय की परिभाषा को समझना, और पॉलिटिकल कार्यकर्ता के नाते अपने व्यक्तित्व विकास को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को शुरू किया। लगभग 11 वर्षों तक हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गाजियाबाद में एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस की। बहुत सारे हजारों लोग ऐसे होते थे जो धन के अभाव में या ना जानकारी के कारण न्याय नहीं पा पाते थे। मैंने ऐसे हजारों लोगों के मुकदमे लड़े, केस लड़े, न्याय दिलाने का प्रयास किया। तो राजनीतिक जीवन की यात्रा सामाजिक न्याय की परिभाषा से लिपटते हुए आम जन को न्याय देने की अवधारणा के साथ प्रारंभ हुई। और मुझे आज ये सौभाग्य है, और मैं धन्यवाद करता हूँ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के उन सभी शीर्ष नेताओं का, जिन्होंने 2017 में मुझे अपनी पार्टी में एज ए कार्यकर्ता स्वीकार किया। भारतीय जनता पार्टी में मुझे मिला, मेरी पार्टी के लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, काम करने का अवसर दिया। 2021 में ओबीसी मोर्चे का अध्यक्ष बना के एक टेस्ट मुझे देने का सौभाग्य मिला, और मैंने पूरे मनोयोग सामर्थ्य के साथ भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षाओं के क्रम में अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाया। पूरे उत्तर प्रदेश में पिछड़े समाज के लोगों को यूनाइट करके भारतीय जनता पार्टी के पुष्ट को, भारतीय जनता पार्टी के मूल को मजबूत करने में सफलता मिली। परिणाम ये हुआ कि 2022 में जब दूसरी बार उत्तर प्रदेश की सत्ता की बागडोर प्रदेश की जनता ने प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के हाथों में सौंपी 25 मार्च 2022 को, तो मुझे सौभाग्य मिला
बिना किसी सदन के सदस्य में निर्वाचित हुए बिना प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के साथ स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनने का सौभाग्य मिला और मंत्री बनने का नियमित रूप से मेरा कार्य सत्ता और संगठन में आज तक जारी है। बिल्कुल सर, आप बेहद ही सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं, उस समय पढ़ाई भी कर रहे थे, युवा थे। जब घर वालों को आपने पहली बार बताया कि आप राजनीति में जाना चाहते हैं तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? वर्तमान राजनीति का जो दौर था वो हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि के पक्ष में नहीं था। बिल्कुल। उस समय की परिस्थितियां बड़ी विपरीत थी। आपको जान के हैरत होगी कि जब मैं एलएलबी का स्टूडेंट था, मैं लॉ कर रहा था, उस समय आर्थिक परिस्थितियां विपरीत थी, पारिवारिक परिस्थितियां विपरीत थी। तो मुझे एक समय मतलब सुबह को कहीं ना कहीं काम करना होता था पैसे के अर्जन के लिए। आपको जान के ताज्जुब होगा कि मैंने 3 साल तक लगातार एक सब्जी मंडी में सुबह को सब्जी बेचता था, शाम को 3 से 6 लोग की क्लास अटेंड करता था। तो आप समझ सकते हैं कि एलएलबी करना है और धन के अभाव में करना है, सब्जी बेचकर करना है, मजदूर करके करना है। अगर परिस्थितियां ऐसी विकट हों तो निश्चित उसके 2 लाभ मिलते हैं। एक तो चुनौती को पार पाने की सामर्थ्य पैदा होती है, दूसरा मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कभी भी गरीबी, लाचारी, आर्थिक तंगी या सामाजिक असमानता का जो स्वरूप हम लोग उस समय देखते थे, कोई चीज़ हमारे रास्ते में बाधा नहीं बन सकी। हमने एक बहुत ही सामान्य छोटे परिवार, छोटे किसान और छोटे समाज उस समय बोलते थे, ये कश्यप है, निषाद हैं, मल्लाह हैं, केवट हैं, ये ऐसा समूह है उत्तर प्रदेश में जिसकी आबादी वर्तमान में लगभग 2 करोड़ है। इस समुदाय की शिक्षा में, खेती में, कारोबार में, राजनीति में, व्यापार में, उद्योगों में कोई स्थान नहीं होता था, कोई अपनी पोजीशन नहीं होती थी। एक तरह से हैंड टू माउथ या कमेरा समाज या सुबह से शाम तक कमाना और खाने वाला समाज, ऐसे समाज समूह में पैदा होना, एजुकेशन लेना और एजुकेशन के साथ राजनीति करना बहुत चुनौतीपूर्ण काम था। मेरे परिवार के लोग उस जमाने में कदापि तैयार नहीं थे कि मुझे राजनीति में अपना समय लगाना चाहिए। परिवार के लोग चाहते थे भी अपने प्रैक्टिस करो, अपने काम को बढ़ाओ, परिवार को चलाने की कोशिश करो। लेकिन मैंने राज को समझा, देश की परिस्थिति को समझा, सामाजिक न्याय की परिभाषा को समझा और उस समय परिपक्वता आ गई थी। मेरे मन में धारणा बना ली थी कि कठिनाइयाँ आएंगी, दिक्कतें आएंगी, हो सकता परिवारजनों का विरोध भी झेलना पड़े, लेकिन मुझे उस समाज समूह के लिए काम करना है जिस समाज में पैदा होकर मुझे पहचान मिली है। इसलिए मैंने स्वयं अपने परिवार के, अपने पिताजी, अपने परिवारजनों की इच्छा के विपरीत राजनीति को चुना। और जब मैं पहली बार 10 जून 1998 को एमएलसी बना, अखबारों में समाचार छपे और मैं एमएलसी बनने के बाद अपने घर, अपने गांव सरावनी में गया, तब मेरे पिताजी श्री शिवचरण जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, खुशी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि बेटे, मुझे नहीं मालूम था कि तेरी राजनीति इस स्तर तक जाएगी कि गरीब के घर में पैदा होकर तो उत्तर प्रदेश के बड़े सदन का सदस्य मिलेगा। मुझे तेरे ऊपर गौरव है, खुशी है। तो तब जाके मेरी राजनीति को मानता मिला। सर, बेहद ही संघर्ष भरा वो दौर रहा होगा, जैसे कि आप बता रहे हैं, सुबह सब्जी बेचते थे और शाम को पढ़ाई करते थे, एक लंबा सफर, संघर्ष। उस समय की, उस दौर की कोई ऐसी बात जो आज भी आपको याद आती है जब आप संघर्ष कर रहे थे? जी हाँ, एक बार की घटना मुझे याद है। चूंकि मेरी एजुकेशन जब मैं लॉ कर रहा था तो एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद में एक बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज है सरकारी। उस समय गाजियाबाद में एक ही कॉलेज लॉ के लिए होता था। तो शादरा से मुझे सेकेंड ईयर की फीस जमा करनी थी 450 रुपये। मैं शादरा से कॉलेज के लिए आ रहा था। रास्ते में जब मैं उतरा कॉलेज के लिए और मैंने अपनी जेब देखी तो जो 450 रुपये लेके मैं चला था अपने एडमिशन की फीस के लिए, पता लगा कि जेब कट गई, जेब से पैसे निकाल लिए गए। मुझे, मेरा जमीन आसमान एक हो गया
कि यार एक साल की फीस आज मेरी जेब कट गई है, पता नहीं कैसे अब आगे की यात्रा जारी रहेगी। तो एक दिन की घटना मुझे याद है कि मुझे उस 450 रुपये की जेब कटने की घटना ने हिला दिया था, मुझे विवश कर दिया था कि पता नहीं आगे कदम कैसे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। लेकिन हिम्मत, हौसला मुझे मेरे रास्तों पे चलने के लिए प्रेरित कर रहा था। तो मैंने ऐसी घटनाओं से विरत रह के फिर अपने भाइयों से, परिवारजनों से बातचीत करके उस फीस का प्रबंध किया और एडमिशन लेके अपनी एजुकेशन की यात्रा को पूर्ण किया, पूरा किया। बिल्कुल सर, देखिए जो विपक्ष है लगातार जाति जनगणना को लेकर सवाल उठाता रहा है, और अगर बीजेपी की बात की जाए तो तमाम जो सहयोगी दल हैं, अनुप्रिया पटेल की बात करें, संजय निषाद की बात करें, वो भी आवाज़ उठा रहे हैं इसको लेकर। तो फिर आखिर सरकार जो है, बीजेपी की बात की जाए सरकार की, वो इतने असमंजस की स्थिति में क्यों है? जाति जनगणना को लेकर क्लियर क्यों नहीं है आखिर? देखिए, एक ऐसी तस्वीर आज देश में कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, कांग्रेस अलायंस पार्टनर ने ऐसी तस्वीर आज देश में पेश करने की कुचेष्टा की है कि जैसे आरक्षण उनका मुद्दा है, आरक्षण उनका एजेंडा है, या संविधान ही उनका एजेंडा है। मैंने कभी, चूँकि मेरी राजनीतिक जीवन का बहुत लंबा अनुभव ना सही, लेकिन 37-38 साल से मैं देश और उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहा हूं। मैंने कभी कांग्रेस पार्टी को आरक्षण पे बात करते हुए नहीं देखा। मैंने कभी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को संविधान के सम्मान में कोई कदम उठाते हुए नहीं देखा। और मुझे मालूम है कि 1953 में जब श्री जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय काका कालेलकर आयोग का गठन हुआ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के आधार पर आपके दर्शकों के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने देश का संविधान लिखा था, उन्होंने 340 की व्यवस्था अनुच्छेद की इसलिए की थी कि देश में जो शिक्षा और समाज में पिछड़े हुए लोग हैं, जिन्हें अनुसूचित जाति या जनजाति में सम्मिलित नहीं किया जा सका, जब देश में सरकारें बनेंगी तो देश की सरकारें 340 के आधार पर आयोग का गठन करके ऐसे समाज समूहों को का पता लगाएंगी और उनको आरक्षण का लाभ देकर देश की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेंगी। उस समय के शासकों ने पिछड़े वर्गों को रिजर्वेशन का लाभ ना मिल सके, इसलिए उस काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को गलत साबित कराने की कोशिश की और उस रिपोर्ट को दबा के रखा गया। आपकी जानकारी में, देश की जानकारी में, प्रदेश की जानकारी में आके आपको ताज्जुब होगा कि 1955 से 1978 तक काका कालेलकर की आयोग पर कोई चर्चा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर बीपी मंडल कमीशन को बनाना पड़ा। अगर कांग्रेस पार्टी चाहती तो ओबीसी समाज को यह लाभ 1955 से मिल सकता था। 1955 से 1990 तक जाना कितने साल हो गए? 50 साल तक इस रिजर्वेशन को मेरे ख्याल से फाइलों में दबा के रखा गया। अब जब वो कांग्रेस कहती है कि हम पिछड़ों के अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, जाति जनगणना कराएंगे, पिछड़ों को अधिकार दिलाएंगे, तब मुझे कफ्त होता है, मुझे तकलीफ होती है। और मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के लोगों से, समाजवादी पार्टी के नेताओं से, कांग्रेस के अलायंस पार्टनर से कि जवाब दो कि जब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को भारत की आजादी के बाद से ही रिजर्वेशन का लाभ मिला, तो देश के 52% पिछड़ों को आजादी के बाद से लाभ आपने क्यों नहीं दिया? क्यों 50 साल इंतजार कराया? यदि इस बात का जवाब देने की हिम्मत कांग्रेस में है तो तब हम उसकी बात पर नोटिस लेंगे
कि हाँ, आपका आरक्षण के मुद्दे पे बात करना ठीक है, हाँ, आपके संविधान की बात करना ठीक है, अन्यथा तो ये ढकोसले से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सर, हमारे न्यूज़ रूम में कुछ सहयोगी हैं जो आपसे सवाल करना चाहते हैं। निश्चित निश्चित। सर, आपने बताया कि आप सब्जी बेचकर अपनी पढ़ाई के पैसे निकालते थे, तो आप जब राजनीति में आए तो आपने ऐसे छात्रों के लिए क्या किया जो इतने संघर्ष से पढ़ाई कर रहे हैं? निश्चित, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने मुझे स्वतंत्र प्रभार के मंत्री के रूप में 2 विभाग सौंपे हैं। एक विभाग पिछड़ा वर्ग कल्याण है और दूसरा विभाग दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग है। पिछड़ा वर्ग कल्याण के माध्यम से मुझे प्रदेश की जनता को बताना है, दूरदर्शन के माध्यम से। जब मैं पहली बार मंत्री बनके मुझे 2022 में इस मंत्रालय को स्वीकार करते हुए काम करने का मौका मिला, तो मुझे ध्यान में है कि उस वर्ष लगभग 6 लाख बच्चे ऐसे वंचित रह गए थे जिनको वजीफा नहीं मिल पाया था। कट ऑफ हाई जाने के बाद मेरे मन को कष्ट हुआ कि लाखों बच्चे धन के अभाव में ऐसे रह गए हैं जिनको वजीफा नहीं मिलेगा, छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा। पता नहीं कि वो अपनी पढ़ाई को जारी रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे। मुझे अपना समय याद आया और मैंने अपने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि मुख्यमंत्री जी, हमें छात्रवृत्ति के बजट को बढ़ाने पे विचार करना पड़ेगा, हमें कट ऑफ की परसेंटेज को नीचे लाना पड़ेगा। और आज मुझे खुशी है दूरदर्शन पे ये कहते हुए कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सहर्ष मुझे इस बात का आश्वासन दिया कि आप उत्तर प्रदेश के पिछड़े समाज के छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप देने की योजना बनाइए, उसको वृद्धि करिए, उसका विस्तार करिए। हम किसी भी तरीके से धनराशि की कमी नहीं आने देंगे। 2022 में जो छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति का बजट 1700 रुपये था, आपको जान के खुशी होगी कि 2024 और 2025 का वही बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2475 करोड़ कर दिया। और 2024-2025 में ये पहला ऐसा वर्ष गुजरा कि वो जो कट ऑफ 60-62% पे होता था, हम उसको डाउन करके 50% तक लाए। और जितने बच्चों ने स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया था, हमने 26 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति देकर अपने उस संवेदना को बांटने की कोशिश की जो संवेदनाओं के हकदार हम थे, पहली बात। और दूसरी बात हमें यह भी दिमाग में थी कि जिस ओबीसी समाज के वेलफेयर का काम हमें सरकार ने दिया है, उनमें आज भी बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार हैं जो अपनी बेटियों की शादियों को करने में मुश्किल महसूस करते हैं आर्थिक तंगी होने के कारण। तो जब हम मंत्री बने थे 2022 में, उस वर्ष 75 करोड़ की धनराशि पिछड़े वर्ग की गरीब बच्चियों की शादी के अनुदान के लिए जारी हुई थी, जिसमें हम बहुत सारी बच्चियों को शादी का अनुदान नहीं दे पाए थे। लेकिन 2024-2025 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ओबीसी समाज की गरीब बच्चियों की शादी के अनुदान की राशि को बढ़ाकर 200 करोड़ करने का काम किया। जो गांव में रहने वाले जिनकी आय 46,000 है और शहरी पिछड़ों की आय 56,000 है, यानी 46,000 और 56,000 आय वर्ग को ही केवल ये शादी का अनुदान मिलता था। हमने शादी के अनुदान की आय की सीमा को 1 लाख कर दिया है। अब देश में बहुत सारे और पिछड़े समाज के गरीब बच्चियों को शादी के अनुदान का लाभ मिलने वाला है। नमस्ते सर, मेरा नाम निर्भय है और मेरा सवाल यूपी उपचुनाव को लेकर है। इसको लेकर एक बार फिर से यूपी में सियासत गर्म हो गई है। कल मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया था और जिसमें वो बीजेपी के लिए नरम दिखी। तो इस इशारे को क्या समझा जाए चुनाव के लिए?
जिन 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है, पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है, महसूस किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी 10 सीटों पर अपनी तैयारियां व्यापक स्तर पर शुरू कर दी हैं। माननीय मुख्यमंत्री से लेकर दोनों डिप्टी सीएम, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे महामंत्री संगठन और तमाम शीर्ष नेतृत्व चुनाव की तैयारी में है। और हम जैसा फीडबैक और जैसी तैयारी हमारी पार्टी ने शुरू की है, मैं बहुत विश्वास और फीडबैक के आधार पर कह सकता हूं कि इन सभी 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को व्यापक सफलता मिलने वाली है। जहां तक आपने बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन कुमारी मायावती जी के बारे में कहा, ये बात सत्य है। पूरी देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि यही समाजवादी पार्टी के लोग थे जो आज पीडीए की दुहाई देके पिछड़ों का, दलितों का आज आह्वान करते हैं। इन्हीं समाजवादियों ने 2 जून 1995 में दलितों को रिप्रेजेंट करने वाली देश की बड़ी नेता बहन कुमारी मायावती जी पर जानलेवा हमला किया। उस समय के विधायकों को किडनैप करने की कोशिश की। बहुत बड़ा उस समय कांड हुआ था, जिसे आज भी उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि समाजवादी लोग किसी हद तक भी जा सकते हैं दलितों को, पिछड़ों को दबाने के लिए। तो बहन जी का ये कहना बिल्कुल सही है कि समाजवादी भले ही पीडीए की बात करके 2024 के लोकसभा के चुनाव में थोड़ा बहुत आगे बढ़ गए हों, लेकिन आने वाले समय में चाहे दलित हैं, पिछड़े हैं या कमजोर किसान समाज के लोग हैं, वो सब के सब समाजवादियों को नकारने का काम करेंगे। इसलिए प्रदेश की सभी 10 सीटों पर अब ये कहना बहुत संभव है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा समर्थन मिलेगा। सर, मेरा भी सवाल उपचुनाव को लेकर ही है। अभी निर्भय ने कहा कि सरगर्मियां काफ़ी तेज हो गई हैं, नेताओं के बीच में जुबानी जंग भी बहुत बढ़ गई है। अभी कल सीएम योगी ने भी बहुत बड़ा बयान दिया, बटेंगे तो कटेंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी जब से उत्तर प्रदेश में सत्तासीन हुए हैं, देश को शामिल करते हुए हम ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने करप्शन और क्राइम पर 0 टॉलरेंस की पॉलिसी यूज की है। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के विकास को लक्षित करते हुए नए नए आयाम लिखे हैं। और जो चर्चा जिस बयान की आपने की है, मुख्यमंत्री जी के जिस बयान का संदर्भ आपने लिया है, मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी ने बहुत सटीक और सही समय पर अपना वक्तव्य दिया है कि बटेंगे तो कटेंगे। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि बांग्लादेश का हश्र और हाल पूरी दुनिया देख रही है। मुख्यमंत्री जी का इशारा उत्तर प्रदेश की जनता को इकट्ठा होकर, यूनाइट होकर प्रदेश के सर्वांगीण विकास में जुट जाने का आह्वान है। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बटेंगे तो कटेंगे का उदाहरण प्रस्तुत किया। मैं समझता हूं हमारे प्रदेश की जनता को मुख्यमंत्री जी के इस बयान पर भरोसा करते हुए उत्तर प्रदेश में यूनिटी बनाकर उत्तर प्रदेश के विकास के साथ जुड़ना होगा। सर, जब से योगी सरकार सत्ता में आई है, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, लगातार महिला अपराध को लेकर योगी सरकार एक्शन मोड में है। बावजूद इसके अभी हाल ही में देखिए, कल की बात अयोध्या की बात करें, तमाम ऐसी खबरें महिलाओं के प्रति हिंसा को लेकर आती रहती हैं। आखिर ये घटनाएं कम क्यों नहीं हो रही? क्या चुनौतियां हैं जो सरकार के सामने हैं? देखिए, महिला अपराध को रोकने के लिए हमारी सरकार में व्यापक कदम उठे हैं। सारा प्रदेश जानता है कि बच्ची और महिलाओं के साथ कुकृत्य करने वाले अपराधियों के खिलाफ हमारी सरकार सख्त से सख्त कदम उठाती है। समय पर एफआईआर होती है, गिरफ्तारियां होती हैं। और ये यूपी देश का वाहिद अकेला प्रदेश है जहां पर ऐसे अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने का, बिस्मार करने का भी काम हमारी सरकार में हुआ है। हाँ, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, चाहे कोई नेता हो, अपराधी हो, कोई भी हो, हर किसी अपराधी के खिलाफ
कदम उठाने में नहीं चूकते हैं, सबको दंड का भागीदार बनना पड़ेगा। सर, हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए हैं, नतीजे हम सभी ने देखे हैं, उत्तर प्रदेश की में सीटें कम हुई हैं। 2027 में क्या कुछ चुनौतियां नजर आ रही हैं? एक तो भारत की राजनीति में 1962 के बाद ये पहला ऐसा पड़ाव है कि देश में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार लगातार प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य मिला। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बधाई और देश की जनता का आभार। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपेक्षित परिणाम लाने में कामयाब नहीं हुई। कारण साफ है कि कांग्रेस और समाजवादियों तथा उनके अलायंस पार्टनर ने कुछ ऐसे इश्यूज, कुछ ऐसे मुद्दे जनता के बीच में एक तरह से भ्रम फैलाने के लिए रखे थे, जिसमें कुछ लोगों ने भरोसा कर लिया और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को उसमें बढ़त मिली। लेकिन वो 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव का परिणाम आने के बाद जब हम जनता के बीच में गए और जनता के बीच सच्चाई को रखा, तो लोगों ने माना कि कांग्रेस और समाजवादियों को उनकी बातों पर भरोसा करना शायद हमारी भूल थी, क्योंकि संविधान का सम्मान जितने बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री जी ने किया, आरक्षण का समर्थन जितने बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री और योगी जी ने किया, उतना कभी कांग्रेस पार्टी में नहीं हुआ। 2027 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनाने के लिए ही उत्तर प्रदेश में होगा। फिर से उत्तर प्रदेश की जनता का व्यापक समर्थन, व्यापक आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। सपा, कांग्रेस, उनके अलायंस पार्टनर जो जाति धर्म के नाम पर नफरत फैलाना काम कर रहे हैं, उनको इस प्रदेश की सत्ता शासन से दूर रखते हुए 2027 फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुकूल होगा। सर, हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे नरेंद्र कश्यप जी, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी के साथ हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया। न्यूज रूम में नेताजी के अगले एपिसोड में किसी नए नेता के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।